दोस्तों, मैं आपके साथ एसपीडी पार्टी के पूर्व प्रमुख ऑस्कर लाफोंटेन के साथ एक अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प साक्षात्कार साझा करना चाहता हूं, जिन्होंने जर्मनी में वर्तमान स्थिति पर अपने विचारों से पत्रकार को सचमुच स्तब्ध कर दिया। और पुतिन के बारे में उनके शब्दों ने सचमुच स्टूडियो में सभी को पंगु बना दिया। उनके अनुसार, जर्मन राजनेताओं को आज अमेरिकियों को एक फर्म नहीं कहने और रूस के साथ सहयोग करने के लिए देश को वापस करने के लिए दृढ़ संकल्प और दृढ़ता की कमी है, जिसके बिना, उनका मानना है, जर्मन अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से गिरावट आएगी। राजनेता ने यह भी जोर दिया कि जर्मनी अपमानित स्थिति में है और निकट भविष्य में बेहतर के लिए कोई बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि जर्मन केवल एक ऐसे नेता के उद्भव की उम्मीद कर सकते हैं जो अपने राज्य के हितों द्वारा निर्देशित होगा, न कि बाहर से निर्देशों द्वारा। यह सामग्री बेहद दिलचस्प होने का वादा करती है, इसलिए चलो देरी न करें और तुरंत चर्चा पर आगे बढ़े। सबसे पहले, मैं आपको खुद ऑस्कर लाफोंटेन के बारे में थोड़ा बताऊंगा। वह सबसे प्रमुख और विवादास्पद जर्मन राजनेताओं में से एक है। लाफोंटेन बाजार पूंजीवाद और यूरोपीय संघ की नीतियों की अपनी कठोर आलोचना के लिए प्रसिद्ध हो गए, विशेष रूप से आर्थिक एकीकरण और सामाजिक अन्याय के बारे में। प्रमुख दलों के साथ उनके विचारों और विरोधाभासों ने उन्हें जर्मन राजनीति में सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक बना दिया है। इस साक्षात्कार में उन्होंने यूरोप की वर्तमान स्थिति के बारे में बेहद दिलचस्प विचार व्यक्त किए, लेकिन हम थोड़ी देर बाद उनके शब्दों पर वापस आएंगे। और अब मैं जर्मनी और चुनावों के बाद की स्थिति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। देश का राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर सुर्खियों में था, क्योंकि आगामी संघीय चुनावों ने पार्टियों के बीच एक भयंकर संघर्ष को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक ने मतदाताओं को यह समझाने की कोशिश की कि यह देश को संकट से बाहर निकालने में सक्षम है। चाहे वह ऊर्जा संकट हो, आर्थिक मंदी हो या जाने माने बाहरी कारकों का प्रभाव हो, राजनेताओं ने सक्रिय रूप से नागरिकों का समर्थन जीतने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान कई राजनेता ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि उनके पिछले बयान कभी नहीं किए गए हों, और अगर उन्होंने किया तो वे किसी और द्वारा बोले गए थे। हालांकि, आइए सबसे शिक्षाप्रद उदाहरण से शुरू करें, परमाणु ऊर्जा पर जर्मन निर्भरता, जिसे सरकार ने इतनी हठपूर्वक नकार दिया। आंकड़ों के अनुसार, जर्मनी 40 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का आयात करता है, जिसमें से आधा फ्रांस, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम से परमाणु ऊर्जा है। स्थिति बल्कि विडंबनापूर्ण दिखती है, यह देखते हुए कि हाल ही में जर्मन नेतृत्व को पिछले 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने पर गर्व था, जो 2022 में लगभग 32 बिलियन किलोवाट घंटे प्रदान करता था। जर्मनी ने अपनी परमाणु ऊर्जा को छोड़ दिया है, लेकिन अब इसे आयातित रूप में उपभोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, सुरुचिपूर्ण फ्रांसीसी और बेल्जियम अनुबंधों में पैक किया जाता है। लेकिन फिर यह और भी दिलचस्प है। ऊर्जा दिग्गज आरडब्ल्यूई के प्रमुख ने नवंबर 2024 में स्वीकार किया कि जर्मनी सचमुच एक चमत्कार से ऊर्जा के पतन से बचने में कामयाब रहा। सभी संसाधन नेटवर्क की स्थिरता बनाए रखने के लिए समर्पित है, लेकिन अगर जनवरी में ठंड का मौसम बिगड़ता है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। समस्या का एक संभावित समाधान फिर से बिजली के लिए फ्रांस की ओर मुड़ना है, लेकिन अगर फ्रांसीसी तय करते हैं कि उन्हें खुद अधिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो जर्मनों को केवल मोमबत्तियां पकाना होगा। बेशक, मंद प्रकाश में भोजन करना रोमांटिक लगता है, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर नहीं। अब यह एक और महत्वपूर्ण विषय पर छूने लायक है। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट में कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है कि प्रसिद्ध देश अकेला न रहे। बेशक, दूर के पड़ोसियों के लिए इस तरह की चिंता महान दिखती है, लेकिन जितना अधिक पैसा वहां जाता है, जर्मनी के लिए उतना ही कम बचा है। हालांकि चांसलर ने आश्वासन दिया कि उनका लक्ष्य नाटो से जुड़े संघर्ष को बढ़ाना है, ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही एक और लड़ाई में लगी हुई है, केवल इस बार बढ़ते बजट घाटे के साथ। सरकार का तर्क सरल है, कुछ आदर्शों को छोड़ने की तुलना में अपने स्वयं के नागरिकों के अवसरों को कम करना बेहतर है। आंतरिक राजनीतिक संघर्ष भी गति पकड़ रहा है। सबसे हड़ताली प्रकरणों में से एक वित्त मंत्री क्रिश्चियन लिंडनर और सीडीयू चांसलर उम्मीदवार फ्रेडरिक मर्ज के बीच संघर्ष था। लिंडनर ने मर्ज के आर्थिक विचारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वह चीजों को वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे वे हैं, और वर्तमान पाठ्यक्रम को जारी रखते हैं। दिलचस्प बात यह है
कि इस पाठ्यक्रम ने पहले ही जर्मनी को मौजूदा संकट की ओर अग्रसर कर दिया है, लेकिन कुछ राजनेता हठपूर्वक इसका पालन करना जारी रखते हैं। यह सब दर्शाता है कि जर्मनी खुद को एक अत्यंत कठिन स्थिति में पाता है, जहां विदेश नीति और घरेलू अर्थव्यवस्था सीधे संघर्ष में आती है। राजनेताओं को हाई प्रोफाइल आदर्शों और नागरिकों की वास्तविक जरूरतों के बीच संतुलन खोजना होगा। हालांकि जब तक यह संतुलन नहीं मिल जाता, तब तक देश अनिश्चितता की स्थिति में बना रहता है। एकमात्र सवाल यह है कि वास्तविक परिवर्तन की मांग शुरू करने से पहले जर्मन कितने समय तक मामलों की वर्तमान स्थिति के साथ रहेंगे। यह देखना विशेष रूप से दिलचस्प है कि कैसे रॉबर्ट हैबेक, जो कभी जर्मन राजनीति के स्टार थे, को अब अर्थव्यवस्था के संभावित मंत्री के रूप में माना जा रहा है। क्या यह जर्मन में सांता बारबरा का राजनीतिक संस्करण है? आपने एक समस्या पैदा की, आपने संकट को बढ़ा दिया, अब इसे ठीक करें। हालांकि यह विश्वास करना भोला होगा कि सुधार उसकी योजनाओं का हिस्सा है। और यहां भूराजनीतिक साजिश के प्रशंसकों के लिए खबर है। जबकि मर्सिडीज और वोक्सवैगन ने रूसी बाजार छोड़ दिया है, BMW पिछले एक पर पकड़ जारी रखता है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर रूस में कारों को इकट्ठा करना बंद कर दिया है और नए मॉडल की आपूर्ति बंद कर दी है। लेकिन जैसा कि यह पता चला है, इसका BMW बैंकिंग डिवीजन इस्तेमाल की गई कारों की खरीद के लिए ऋण जारी करना जारी रखता है। किसने कहा कि व्यापार और नैतिकता असंगत है? आखिरकार मुख्य बात संख्या है, BMW बैंक के शुद्ध लाभ में 41% की वृद्धि हुई। सफलता है, भले ही यह तथाकथित पुतिन के रीच से जुड़ा हो। अफवाहों के अनुसार BMW संघर्ष की समाप्ति के बाद रूसी बाजार में त्वरित वापसी की उम्मीद करता है। और इसके लिए उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? व्यापार व्यवसाय है। इस संबंध में यह सुनना दिलचस्प है कि जर्मन राजनेता ऑस्कर लाफोंटेन का क्या कहना है। यहां उनके शब्द हैं, जब कोई देश खुद को नुकसान पहुंचाता है तो यह बहुत बेवकूफी है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी प्रतिबंध, यदि वे नष्ट हो जाते हैं तो वे संयुक्त राज्य को लाभान्वित करते हैं, लेकिन यूरोप, विशेषकर जर्मनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का विनाश है। यह अभी भी इनकार किया जा रहा है, हालांकि बिडेन ने खुले तौर पर कहा है, हम इसे समाप्त कर देंगे। हम अजीब समय में रहते हैं। जर्मनी का आर्थिक नुकसान पहले से ही 1 ट्रिलियन यूरो से अधिक है, और जो कोई भी इसे सही ठहराता है, मेरी राय में वह सिर्फ बेवकूफ है। अगर मैं अब चांसलर होता तो ओलाफ स्कोल्स के बजाय मैं 2 काम करता। सबसे पहले मैं दुष्ट पुतिन के पास जाऊंगा और कहूंगा, क्या आप हमें फिर से गैस और तेल की आपूर्ति कर सकते हैं? वह पहले ही एक बार कर चुका है। उसने हाल ही में मुझे फोन भी किया। मैं सीधे फिर से आपूर्ति मांगूंगा और मैं अपनी सरकार से कहूंगा, हमारे लिए एक ही रूसी गैस को गोल चक्कर में खरीदना असंभव है। हम अभी भी आदी है। हम इसे भारत और बेल्जियम के माध्यम से तरलीकृत प्राकृतिक गैस के रूप में खरीदकर अधिक भुगतान करते हैं। यह मूर्खतापूर्ण है। दूसरे, बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए अमेरिका की तरह ईमानदार आर्थिक उत्तेजना में संलग्न होना आवश्यक होगा। इसका विनाश अस्वीकार्य है। और अगर कोई पूछता है कि इसे कैसे वित्त करना है, तो जवाब स्पष्ट है, एक प्रसिद्ध देश का समर्थन रोकना होगा। यह पहले ही अमेरिकी अरबों खर्च कर चुका है और शरणार्थियों की लागत अभी तक पूरी तरह से गणना नहीं की गई है। हमें ट्रंप को जवाब देने की भी आवश्यकता है जब वह वापस आता है और कहता है, आपको अधिक भुगतान करना होगा। हमें कहना होगा, नहीं, अब आप भुगतान करते हैं। आपने पूरे मध्य पूर्व पर बमबारी की है और हम कई वर्षों से इन शरणार्थियों को आवाज दे रहे हैं। आपने हमारी गैस पाइपलाइनों को नष्ट कर दिया है और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। हम प्रतिबंधों के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। इसके लिए भुगतान करें। हमें अंततः चार्ल्स डी गॉल या विली ब्रांड के स्तर के राजनेताओं की आवश्यकता है, जिन्होंने अपने देशों के हितों का बचाव किया। आज अधिकांश यूरोपीय राजनेता यूरोप के हितों की रक्षा के लिए बहुत कमजोर या बहुत महत्वहीन हैं। इस पर पत्रकार ने पूछा, क्या आप वास्तव में मानते हैं कि उनके पास ट्रंप को बताने की हिम्मत होगी, आप अभी भुगतान कर रहे हैं? लाफोंटेन ने जवाब दिया, बेशक ट्रंप एक घोटाला करेंगे,
लेकिन उन्हें यह कहने की जरूरत है, अन्यथा हम फिर से कमजोर स्थिति में होंगे। हालांकि मैं टकराव के पक्ष में नहीं हूं। मैं सहयोगियों की तलाश में रहूंगा। जर्मनी और फ्रांस एक साथ वापस लड़ सकते थे। हालांकि सार्वजनिक वित्त और अर्थव्यवस्था की बात करें तो फ्रांस अब जर्मनी से भी बदतर स्थिति में है। लेकिन भले ही मैक्रोन और मैं आज ट्रंप के पास गए हों और कहा हो, अब आप भुगतान कर रहे हैं, अन्यथा हम आपको दिखाएंगे कि क्रेफिश हाइबरनेट कहा है, यह शायद एक मजबूत प्रभाव नहीं डालता। हालांकि यह उस अवधारणा को नहीं बदलता है जिसकी मैं दशकों से वकालत कर रहा हूं। इसलिए मैं उन राजनेताओं को याद करता हूं जो ऐसा करने में सक्षम थे। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो दूसरों को खुश करने के बजाय अपने देशों के हितों की रक्षा करने में सक्षम हों। पत्रकार ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन क्या चांसलर की स्थिति अब बिल्कुल आकर्षक है? लाफोंटेन ने उत्तर दिया, राजनीति हमेशा मूल्यों के बारे में होती है। एक व्यक्ति किन मूल्यों को मुख्य मानता है, वह उन्हें कैसे परिभाषित करता है, उनकी सुरक्षा के लिए वह किन तरीकों का इस्तेमाल करता है। आज ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सब कुछ बहुत कठिन हो जाता है। हम लगातार नैतिक सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। यहां तक कि वर्तमान जर्मन विदेश मंत्री की विदेश नीति पूरी तरह से नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह कई पहलुओं में स्पष्ट है। यहां आपके लिए एक और उदाहरण है। हाल के वर्षों में जब सारा वेगेनकेच ने टीवी बहस में ट्रूस शब्द का इस्तेमाल किया, तो उस पर तुरंत क्रेमलिन प्रचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया और उसे कठपुतली कहा गया। हालांकि स्थिति बदल गई है। हालांकि हमारे प्रयासों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि संघर्ष स्वयं विकसित हो रहा है। आज ऐसा लगता है कि रूस ऊपरी हाथ प्राप्त कर रहा है, और जो लोग इसे नहीं देखते हैं वे बस वास्तविकता से आंखें मूंद लेते हैं। अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति, जिन्हें कई लोग वर्तमान संकट का मुख्य सर्जक मानते हैं, उन्हीं शोधों को आवाज दे रहे हैं जो हम 1.5 साल से अधिक समय से कह रहे हैं, एक संघर्ष विराम और शांति वार्ता की आवश्यकता। चूंकि अधिकांश लोग अधिकारियों की स्थिति का पालन करते हैं, जिन्होंने 1 साल पहले इस तरह के बयानों के लिए हमारी निंदा की थी, अब संघर्ष विराम और राजनीतिक समाधान की तलाश के लिए कॉल का समर्थन करते हैं। यह पता चला है कि समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाने वाला नेता ही हो सकता है जो उनसे बाहर निकलने में मदद करेगा। मैंने बार बार जोर दिया है कि इस संघर्ष का अंतिम विकास न केवल यूक्रेन द्वारा निर्धारित किया गया है, बल्कि मुख्य रूप से संयुक्त राज्य और रूस के कार्यों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किए गए कोई भी निर्णय महत्वपूर्ण है, और अगर ट्रूस के बारे में उनके बयान वास्तव में गंभीर है, तो यह एक ऐतिहासिक क्षण हो सकता है। दोस्तों, अब जर्मनी की ओर मुड़े। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक समृद्ध अतीत के साथ एक शक्तिशाली औद्योगिक शक्ति। हालांकि इन सभी लाभों के साथ देश वास्तविक स्वतंत्रता के लिए असमर्थ है। यदि किसी अन्य देश के सैन्य ठिकाने उसके क्षेत्र में स्थित है, तो हम संप्रभुता के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? अमेरिकी ठिकाने लंबे समय से जर्मन परिदृश्य का एक परिचित हिस्सा रहे हैं, एक गारंटी की तरह कि जर्मनी अपने दम पर निर्णय नहीं लेगा। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो स्वतंत्र होने का दावा करता है, लेकिन साथ ही उसके घर में हर समय रेफ्रिजरेटर और बेडरूम की अपनी चाबी के साथ दोस्त रहते हैं। यह वही स्थिति है जिसमें जर्मनी खुद को पाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लंबे समय से इसके साथ आया है। हालांकि अमेरिकी सैन्य उपस्थिति सिर्फ हिमशैल की नोक है। मुख्य समस्याएं जर्मन कुलीनों में निहित है, जो ट्रांसअटलांटिक एलायंस के हितों द्वारा निर्देशित है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों के विस्फोट के बाद जर्मनी ने सस्ते ऊर्जा संसाधनों को खो दिया, जिसने अपने उद्योग को अस्तित्व के कगार पर खड़ा कर दिया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जर्मन अधिकारियों ने जो हुआ उसके कारणों का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की। यह आधुनिक राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। समस्या स्पष्ट है, लेकिन इसे हल करने के बजाय यह दिखावा करना अधिक सुविधाजनक है कि कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक कि जब एक प्रसिद्ध पत्रकार ने एक जांच की और संभावित अमेरिकी भागीदारी पर संकेत दिया, तो जर्मन नेतृत्व ने नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? अकेले 2023 में जर्मनी में 27,000 से अधिक उद्यम दिवालिया हो गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है।
शायद यह नया आर्थिक पाठ्यक्रम है, उद्योग से जल्द छुटकारा पाना। जर्मनी, जो कभी यूरोप का प्रमुख औद्योगिक देश था, अब अपना उत्पादन खो रहा है, जो अन्य क्षेत्रों में जा रहा है जहां राजनीतिक स्थिति अधिक स्थिर है। लेकिन अगर आर्थिक समस्याओं को किसी तरह से समझाया जा सकता है, तो 2026 के लिए निर्धारित जर्मनी में अमेरिकी मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों की तैनाती पूरी तरह से अलग मामला है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जर्मनी द्वारा हस्ताक्षरित 2+4 समझौता है, जिसके अनुसार पूर्व जीडीआर के क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की तैनाती निषिद्ध है। हालांकि व्यवहार में नाटो लंबे समय से पूर्वी जर्मनी में स्थापित है और कोई भी कानूनी प्रतिबंधों पर ध्यान नहीं देता है। सामान्य जर्मन इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? या उन्हें सिर्फ असहज सवाल नहीं पूछना सिखाया गया था? ऐसी रणनीति पर सवाल उठाना तर्कसंगत होगा, खासकर ऊर्जा संकट के संदर्भ में। रूस के साथ संबंधों के विच्छेद और इसकी गैस के परित्याग ने जर्मनी को पूरी तरह से अमेरिकी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर निर्भर कर दिया। हालांकि इस गैस 30 से 40% अधिक महंगा है, लेकिन अधिकारियों को समझाने के लिए जारी नागरिकों की सब कुछ योजना के अनुसार जा रहा है। ऐसा लगता है कि बर्लिन ने अपनी जड़ों की ओर लौटने और कृषि शक्ति बनने का फैसला किया है। आखिरकार, उद्योग एक पुरानी अवधारणा है ना? पश्चिमी विशेषज्ञों ने लंबे समय से इस प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है। इस प्रकार, राजनीतिक वैज्ञानिक स्कीयर ने एक बार उल्लेख किया था कि जर्मनी ने अपने हितों में रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता खो दी है। उनकी राय में, बर्लिन अब केवल वाशिंगटन के निर्देशों का पालन कर रहा है और राष्ट्रीय नीति गौण हो गई है। और यह वास्तव में खतरनाक संकेत है। जर्मनी, जो कभी औद्योगिक शक्ति और आर्थिक स्थिरता का प्रतीक था, एक ऐसे देश में बदल रहा है जिसने अपने राष्ट्रीय हितों की अवधारणा को खो दिया है। बेशक, बर्लिन अपनी स्थिति घोषित कर सकता है, लेकिन चुप रहना पसंद करता है। शायद यह जर्मन कूटनीति की एक नई शैली है, कम प्रोफाइल रखते हुए, या यह जिम्मेदारी से दूर होने का एक सुविधाजनक तरीका है। जर्मनी का भविष्य कैसा होगा, यह एक खुला सवाल बना हुआ है। हालांकि एक बात सुनिश्चित है, एक देश जो अपने हितों की रक्षा नहीं करता है, वह सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकता है। जर्मनी अधिक योग्य है, लेकिन इसके लिए उसे कम से कम यह याद रखना होगा कि स्वतंत्र होने का क्या अर्थ है। इस बीच जो कुछ बचा है वह मौन है और उनके भागीदारों के लिए नई रियायतें हैं। अंत में, मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जिसने हमेशा मेरे सम्मान की आज्ञा दी है। ऑस्कर लाफोंटेन उन कुछ राजनेताओं में से एक है जो सच बताने से नहीं डरते, भले ही वह अलोकप्रिय हों। वह स्थापित मानदंडों को चुनौती देने से डरता नहीं है और हमेशा तार्किक और सावधानी से अपनी स्थिति का तर्क देता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि लाफोंटेन हमेशा सामाजिक न्याय और आम नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए खड़ा है, न कि बड़े निगमों के लिए। एक ऐसी दुनिया में जहां कई राजनेता चुप रहना या समझौता करना पसंद करते हैं, उनकी ईमानदारी और अखंडता वास्तव में बाहर खड़ी है। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जल्द ही मिलते हैं।